तो हम लोग नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ स्विच ओवर कर रहे थे। तो नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स अभी तक हमने बीएससी में एमएससी के फर्स्ट ईयर तक नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स डिस्कस की थी, और पिछले लेक्चर में हमने आपको रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है और कब यूज़ करनी चाहिए ये बताया था। तो नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स का फर्स्ट स्टेप जो है, यानी फर्स्ट जो वो था, क्लेन गॉर्डन ने दिया था। क्लेन गॉर्डन ने प्रयास किया था नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स को प्रोसेस करने का। उन्होंने श्रोडिंगर इक्वेशन को ही दूसरी फॉर्म में लिखा था, जो कि क्या हो गई थी, रिलेटिविस्टिक बना दी थी श्रोडिंगर इक्वेशन को क्लेन गॉर्डन ने। क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन जो थी, अभी तक श्रोडिंगर ने जो दिया था वो नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स या नॉन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन दी थी, उसमें रिलेटिविटी इनकॉर्पोरेट नहीं की थी। मैंने आपको नीड क्यों है रिलेटिविटी की बता दी थी कि व्हेन दी स्पीड ऑफ द माइन्यूट पार्टिकल्स या माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स इज वेरी मच लार्ज, means the speed means the energy of the system is very much greater than their rest mass energy, very much greater than their rest mass energy। तो अगर उनकी एनर्जी जो होगी सिस्टम की वो बहुत ज़्यादा होगी रेस्ट मास एनर्जी से, तब हमें रिलेटिविस्टिक लिमिट लगानी पड़ेगी। तो क्लेन गॉर्डन की इक्वेशन देखते हैं क्या था। सबसे पहले क्लेन गॉर्डन की इक्वेशन के लिए हम फ्री पार्टिकल इक्वेशन से शुरू करते हैं। फ्री पार्टिकल इक्वेशन माने श्रोडिंगर की फ्री पार्टिकल इक्वेशन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन आपको पता ही है, सिंपल होती है एस आई इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल साई ओवर डेल टी। ये नीचे मैंने क्लेन और गॉर्डन के पूरे नाम लिख रखे हैं। इन्होंने 1926 में क्लेन गॉर्डन इक्वेशन दी थी। आगे देखते हैं। अभी हम पुराना ही देखते हैं कि नॉन रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन क्या था फ्री पार्टिकल का। नॉन रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन था एच इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। हैमिल्टोनियन एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन होता है, एनर्जी ऑपरेटर होता है। और फ्री पार्टिकल के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या मानते थे, जीरो। तो फ्री पार्टिकल की टोटल एनर्जी हम मानते थे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होती है पी स्क्वायर बाई 2m। तो पी स्क्वायर बाई 2m में पी की जगह पे पी ऑपरेटर लगा दिया है, यहाँ पे पी ऑपरेटर लगा दिया, पी के ऊपर ऑपरेटर लगा दिया है। तो पी स्क्वायर बाई 2m जो ऑपरेटर होगा वो एच हो जाएगा हैमिल्टोनियन, यानी टोटल एनर्जी ऑपरेटर। और पी ऑपरेटर ये है माइनस आई एच क्रॉस डेल्टा होता है, ये हम पहले बता चुके हैं आपको। जैसे पी एक्स क्या होता है, पी एक्स होता है माइनस आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स। इसी तरह से पी वाई पी जेड और टोटल पी क्या होगा, माइनस आई एच क्रॉस डेल। तो माइनस आई एच क्रॉस डेल जब रख देंगे इस इक्वेशन में, पी स्क्वायर की जगह माइनस आई एच क्रॉस डेल लग दिया, तो आपको ये मिल जाएगा। तो वो जो एस आई इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी, इक्वेशन नंबर 1 इससे पहले अभी दिखाई थी। एस आई इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल साई ओवर डेल टी, श्रोडिंगर इक्वेशन जो दिखाई थी, इसमें एच के स्थान पे रख दो तो ये इक्वेशन मिल जाएगी आपको, नीचे वाली इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगी। अब जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो स्पेशियल और टेम्पोरल वेरिएबल्स को, स्पेशियल मीन्स रिलेटेड विद स्पेस, टेम्पोरल मीन्स रिलेटेड विद टाइम, वो इक्वल फुटिंग पे रखते थे। यानी स्पेस टाइम को वो समान रखती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जैसे हम कहते थे ना कि टाइम एब्सोल्यूट होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता टाइम। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि टाइम भी डिफरेंट हो सकता है वन फ्रेम से अनदर फ्रेम में। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी
जो थी स्पेशियल और टेम्पोरल वेरिएबल्स को समान मानती थी। और कौन से स्पेस में? मिन्कॉस्की स्पेस, 4 डायमेंशनल स्पेस। मिन्कॉस्की स्पेस हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें 4 थे, x0, x1, x2, x3। x0 मैंने ct माना था। तो इस श्रोडिंगर इक्वेशन को, जो ऊपर श्रोडिंगर इक्वेशन है, इसे मिन्कॉस्की 3 डायमेंशनल स्पेस में हम लिख सकते हैं इस तरह से। ये इक्वेशन आ गई थी ऊपर, देखो, -h×2/2m तो आ गया। डेल स्क्वायर हम पहले बता चुके हैं आपको, जब 4 डायमेंशनल स्पेस बताया था। डेल स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? डेल स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं डेल स्क्वायर को, g म्यू न्यू डेल बाई डेल एक्स म्यू डॉट डेल बाई डेल एक्स न्यू, और साई RT की जगह पर साई एक्स अल्फा लिख दिया। राइट हैंड साइड में क्या है? IH क्रॉस डेल साई बाई डेल टी। इसे क्या लिख दिया? नीचे डेल टी है, C से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया? राइट हैंड साइड को ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया IC से, ऊपर नीचे IC से मल्टीप्लाई कर दिया। IC से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे क्या आ जाएगा? ऊपर I क्रॉस हो जाएगा, I क्रॉस की जगह -1 आ जाएगा, नीचे ICT आ जाएगा। IC को डेल डिफरेंशिएशन के अंदर ले जाएंगे, ये नीचे हो जाएगा, जैसे डेल टी है, ऊपर क्या था? I इंटू IH क्रॉस C डेल साई, ऊपर तो आ गया क्योंकि आपने IC से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी IC से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो I-1 हो जाएगा। C को आप अंदर ले जाइए, I को अंदर ले जाइए, कांस्टेंट है, तो डेल ऑफ ICT हो जाएगा इस तरह से, यानी डेल बाई x4 हो जाएगा, -h क्रॉस C डेल बाई डेल x4। x4 क्या था? CT या ICT। तो इक्वेशन ये मिल जाएगी आपको, G44 या G11, G22, G33, ये कोफिशिएंट्स है कुछ। अब इनकी वैल्यू दे देंगे हम, क्या होती है। नीचे दे रखी होगी शेयर। हाँ देखो, यहाँ दे रखा है G44 इजकल टू -1, G22, G33, G44 इजकल टू -1 और G11 इजकल टू +1। ये कोफिशिएंट्स है। तो ये क्वेश्चन आपको मिल गई। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4, और म्यू और न्यू की वैल्यू 1 2 3 है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है इस इक्वेशन की? लेफ्ट हैंड साइड में आपको डेल बाई डेल एक्स म्यू आ रहा है, डेल बाई डेल एक्स न्यू आ रहा है। एक्स जो है स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, राइट साइड में डेल बाई डेल x4 आ रहा है, और x4 क्या है? ICT है। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड तो, इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड तो डिफरेंशिएशन है विद रेस्पेक्ट टू स्पेस, राइट साइड है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये आपको पहले ही बताया जा चुका है कि हम इस तरह से ले सकते हैं x1, x2, x3 और x4 ICT। इसी तरह से मोमेंटम के लिए भी आप ले सकते हैं P1, P2, P3 को PX, PY, PZ से कोरिलेट कर सकते हैं। P4 को E/C लेते हैं, या माइनस या IE/C लेते हैं। ये जो इक्वेशन 4 आई, इक्वेशन 4 है, ये ऑर्डिनरी स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन में तो इनवेरिएंट होगी, लेकिन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट नहीं होगी। और दूसरी बात है,
Under this transformation means Lorentz transformation, this equation will have this second order in the new time coordinate x4. ये न्यू ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो जाएगी, टाइम में भी सेकंड ऑर्डर में आ जाएगी। और किस में आ जाएगी, मिक्स्ड स्पेस टाइम सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा। स्पेस टाइम भी मिक्स हो जाएगा उसमें। क्यों, जैसे आपका होता एक्स प्राइम इज इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी, तो देखो एक्स भी आ रहा है टी भी आ रहा है, ऐसे टी प्राइम क्या था, टी प्राइम इज इक्वल टू क्या था, टी माइनस वी बाई सी स्क्वायर एक्स इंटू गामा, गामा ही ले लेते हैं। तो इसमें भी एक्स आ रहा है, जब इनका मल्टीप्लिकेशन होगा डिफ्रेंशिएशन होगा तो टी एक्स टर्म आ जाएगी, मिक्स भी हो जाएंगी ये। तो कह रहे हमें इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, रिलेटिविटी इनकॉर्पोरेट करनी है। तो रिलेटिविटी इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम हैमिल्टोनियन की फॉर्म क्या ले रहे हैं, हैमिल्टोनियन के लिए ये फॉर्म लेते हैं। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, इसलिए यहाँ पे पी भी ऑपरेटर होगा इस इक्वेशन में। ये कहाँ से आई हमारी इक्वेशन, आपको रिलेटिविटी में पता है कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर होता है, इससे इक्वेशन आई। तो एनर्जी ऑपरेटर ले लिया एच, ये एनर्जी ऑपरेटर है एच, मैं ऑपरेटर का साइन लगा देता हूँ, या पी ऑपरेटर साइन लगा दो। मोमेंटम हमने क्या लेके चले, यहाँ पे हैमिल्टोनियन ये लेके मान के चले, ये मान के चले इस तरह से, ये हैमिल्टोनियन माना। और आपको ई ऑपरेटर पता है, ये होता है आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी, पी ऑपरेटर ये होता है, ये भी पता है हमें। तो एस साई इक्वल टू ई साई इक्वेशन क्या हो जाएगी, एस के स्थान पे ये रख दिया, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये जो मैं गोला लगा दिया, एस साई इक्वल टू ई की जगह पे क्या रख दिया, ई की जगह पे आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी रख दिया। तो एस साई इक्वल टू ई साई इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 6। अब इसमें नेगेटिव साइन आ गया लेफ्ट साइड में, और दूसरा स्क्वायर रूट भी आ गया है, तो हमें दोनों दिक्कत देगा। अभी मैं फ्लाइट मोड पे लगा लूँ, यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन और स्क्वायर रूट के कारण दिक्कत हो रही है। तो अगर हम इसे प्रोसेस करना चाहें आगे नेगेटिव साइन और स्क्वायर रूट के साथ, तो हम इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये होल स्क्वायर रूट हटा दे तो 1/2 हो जाएगी ना पावर इसकी, ये स्क्वायर रूट हटा दीजिए ऊपर का, तो होल टू द पावर 1/2 है। तो इस इक्वेशन को हमने ये ले लिया आई एच क्रॉस डेल साई बाई डी टी, ये रहा आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी, ये रहा, और इसे ले लिया राइट साइड में। इसमें से एम नॉट स्क्वायर सी फोर कॉमन ले लिया, तो स्क्वायर रूट के बाहर आके वो एम नॉट सी स्क्वायर हो जाएगा, और लगा दिया बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से ये बहुत सारी टर्म्स आ जाएंगी इस तरह की। यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो है लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है पी स्क्वायर की, पी स्क्वायर पी फोर एटसेट्रा। और पी क्या होता है, ये आपको पता है, ये लिखा मैंने, माइनस आई स्क्वायर लैम्डा होता है। तो यहाँ पी स्क्वायर आ रहा है, पी फोर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर डेल स्क्वायर आ रहा है, डेल फोर आ रहा है, एटसेट्रा आ रहा है। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे कि द राइट हैंड साइड इज इन्वॉल्विंग ए लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ लैम्डा, वेरियस पावर्स ऑफ डेल्टा, मैं लैम्डा कह रहा हूँ सॉरी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत कठिन है, क्योंकि डेल्टा की क्या आ रही है, बहुत सारी पावर्स आ रही है। अगर हम इसका नेगेटिव साइन भी इग्नोर कर दें तब भी इक्वेशन क्या हो जाएगी, तब इक्वेशन ये हो जाएगी। और डेल स्क्वायर की वैल्यू रख दो, डेल स्क्वायर की वैल्यू रख दो, तो ये आ गया। और यहाँ पे सी टी आई सी टी इनकॉर्पोरेट कर लो तो डेल बाई एक्स फोर आ जाएगी। ये पहले भी बता चुका हूँ मैं, क्योंकि एक्स फोर इजकल टू क्या होता है, एक्स फोर इजकल टू आई सी टी होता है, ये लिखा है। ग्लेन गॉर्डन ने इक्वेशन मॉडिफाई की थी, कैसे,
उन्होंने कहा था श्रोडिंगर इक्वेशन जो होती है एस आई इक्वल टू ये होती है आई एच क्रॉस जेड बाई डेल्टी। उन्होंने एच से इसे ऑपरेट कर दिया था लेफ्ट साइड से, तो एस आई को भी एस से ऑपरेट कर दिया, आई एच क्रॉस जेड बाई डेल्टी को भी लेफ्ट से ऑपरेट कर दिया। तो ये आ गया, ये आ गया। राइट हैंड साइड में देखो एच भी ऑपरेटर है और डेल बाई डेल्टी भी ऑपरेटर है। एच एंड डेल बाई डेल्टी आर इंटरचेंजेबल, दोनों ऑपरेटर हैं, तो चाहे पहले एच के रेस्पेक्ट में करो या पहले डेल बाई डेल्टी के रेस्पेक्ट में करो, सेम रिजल्ट आएगा। इसलिए एच को अंदर ले लिया, तो एच क्रॉस एच स्क्वायर साई इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल बाई डेल्टी एस आई आ गया। अब अगेन एस आई क्या था, एस आई तो लिखा है आपको क्वेश्चन नंबर 10 में। एस आई की वैल्यू क्या लिखी, ये लिखी आई एच क्रॉस जेड बाई डेल्टी, तो यहाँ एस आई की वैल्यू रख लो, यहाँ पे ये रख दी आई एच क्रॉस जेड बाई डेल्टी, यानी कि ये आ गई, तो एच स्क्वायर साई इक्वल टू दिस आ गया। यही रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन जो है क्लैन गॉर्डन इक्वेशन कहलाती है। और यहाँ पे एच स्क्वायर क्या है, ये है, यानी कि ये है, क्योंकि पी क्या है माइनस आई एच क्रॉस डेल, तो पी है माइनस आई एच क्रॉस डेल, तो ये है, इसलिए इक्वेशन दोबारा लिख दें, तो एच स्क्वायर साई की जगह पे क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, दिस इक्वल टू दिस। ये कौन सी इक्वेशन है, क्लैन गॉर्डन इक्वेशन। इसे थोड़ा सा और मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कर लो, इसे सी स्क्वायर एच स्क्वायर से डिवाइड कर लो और टर्म्स को रीअरेंज कर लो, तो इक्वेशन ये आ जाएगी। तो ये रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो क्लैन गॉर्डन ने दी थी। ये क्लैन गॉर्डन इक्वेशन की अनदर फॉर्म है। एक होता है डी एल्बर्ट्स ऑपरेटर। डी एल्बर्ट्स ऑपरेटर होता है डेल इज इक्वल टू डेल स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर डेल बाई डी स्क्वायर, यानी दिस। ये पहले 4 वेक्टर फॉर्मलिज्म पहले बता चुके हैं। तो अगर डेल ऑपरेटर रख देंगे, डी एल्बर्ट्स ऑपरेटर रख देंगे इसमें, तो क्लैन गॉर्डन इक्वेशन ही हो जाएगी। यहाँ पे मैंने नोट भी लिख रखा है कि डेल बाई डेल एक्स न्यू इक्वल टू क्या होगा, ये होगा जहाँ x1 x2 x3 x4 को लिया है, तो ये हो जाएगा। तो देखो डेल स्क्वायर यही तो था ऑपरेटर, डी एल्बर्ट्स ऑपरेटर, इसीलिए डी एल्बर्ट्स ऑपरेटर को हमने इस फॉर्म में लिखा था, पहले जो लिखा था अभी। तो यानी कि उस इक्वेशन को हम दोबारा कैसे लिख सकते हैं, उस इक्वेशन में एक कपा इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके लिख दिया ये, वेयर कपा इज एम नॉट बाई सी एंड कपा इज 2 पाई बाई लेमडा। कपा या कह दीजिए के कह दीजिए, जो आपने पढ़ा है वेव वेक्टर के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, तो वो हो गई इक्वेशन ये। तो इसमें क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आ गए आपके। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स तो आ गए, लेकिन हमने एक इक्वेशन ऑब्टेन कर ली जिसमें रिलेटिविस्टिक करेक्शन कर दिया था हमने, और कोवेलेंट इक्वेशन आ गई थी। ये जो क्लैन गॉर्डन इक्वेशन है, ये इसमें स्पिन कंसीडरेशन कहीं नहीं है, इसलिए ये स्पिन जीरो पार्टिकल्स के लिए ही एप्लीकेबल है। साई हमारा वेव फंक्शन होता है। तो जो क्लैन गॉर्डन इक्वेशन आई है, इसमें हमारा ये भी डाउट हो जाता है क्या इसका जो साई स्क्वायर होगा जो हमने मॉडिफाई कर लिया है, वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगा या नहीं होगा। क्लैन गॉर्डन इक्वेशन जो है उसमें स्पेस और टाइम में सिमेट्री दिखाती है, और स्पिन जीरो पार्टिकल्स के लिए है, इसीलिए इसे पायंस केयंस एटसेट्रा जो कि स्पिनलेस पार्टिकल्स हैं और स्ट्रांगली इंटरेक्ट करते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है।
तो इस लेक्चर को हम यही ख़त्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे।